आंदोलन, हिंसा, इस्तीफा और देश से पलायन। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट की अब तक की यही कहानी रही है। इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, हिंदुस्तान आ गई, अभी भी यहीं पर है, मगर कब तक ये साफ नहीं है। इन सब के बीच कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चर्चा में है, यानी ऐसी थ्योरीज जिनकी सत्यता की पुष्टि मुश्किल है, मगर बिना चिंगारी के धुआं भी तो नहीं उठता, इसलिए इन्हें सिरे से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक थ्योरी का सिरा यूएस से जुड़ रहा है। अमेरिका से दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज के शो में हम इसी थ्योरी पर बात करेंगे, साथ में जानेंगे कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, भारत सरकार क्या तैयारी कर रही है और बांग्लादेश का भविष्य क्या दिखता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. Too many lives have been lost over the course of the past several weeks, and we urge calm and restraint in the days ahead. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Finally, we are deeply saddened about the reports of human rights abuses, casualties, and injuries over the weekend and past weeks. We share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. ये थे अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर। वो बांग्लादेश पर प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। क्या बोले? कहा कि हमने प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे और उनके देश छोड़ने की खबरें देखी हैं। हम मौजूदा स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। हम अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। सत्ता का हस्तांतरण बांग्लादेश के कानून के हिसाब से होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हुए मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट से हम काफ़ी आहत हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यूएस का यह पहला बयान था। उसने अंतरिम सरकार के गठन पर खुशी जताई और इस खुशी का सीधा संबंध शेख हसीना के इस्तीफे से था। अमेरिका ने हसीना सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिका पिछले कई बरसों से इन आरोपों को बार बार दोहरा भी रहा था। कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने रैपिड एक्शन बटालियन RAB के 7 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। RAB बांग्लादेश की एंटी टेरर पुलिस यूनिट है। 2004 में स्थापना हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के कार्यकाल में यह हुआ। मकसद था इसका आतंकवाद और दूसरे जघन्य अपराधों पर लगाम लगाना, मगर समय के साथ इसका चाल चलन बदला, इतना कि RAB को डेथ स्क्वाड यानी मौत का दस्ता कहा जाने लगा। इसके ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन, गैरकानूनी हत्या, घूसखोरी समेत कई संगीन आरोप लगे। इसलिए जब अमेरिका ने इसके अधिकारियों पर बैन लगा दिया तब काफ़ी तारीफ भी हुई। अमेरिका अपने आप को बुनियादी अधिकारों का संरक्षण बताता है, फंडामेंटल राइट्स का। इसी तरह का दावा यूरोप के उसके कई सहयोगी देश भी करते हैं, मगर इसमें एक पेच भी था। दिसंबर 2022 में अल जजीरा ने 2 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश जो अमेरिका के मित्र भी हैं, उन्होंने RAB के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। इसमें वो अधिकारी भी थे जिनके खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका के चर्चित डिप्लोमेट हैं पीटर हास। मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में कुछ परिवारों से मुलाकात की। ऐसे परिवार थे जिनके रिश्तेदार पुलिस की ज्यादती के शिकार हुए थे। उनका इल्ज़ाम था कि सरकार के कहने पर उन्हें गायब कर दिया गया परिजनों को। इन परिवारों में से कुछ विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP से भी जुड़े हुए थे। अब सामान्य स्थिति में यही होता है कि किसी देश के राजदूत किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर पर सदी हुई भाषा में ही बात करते हैं, मगर हास ने खुलकर हसीना सरकार की आलोचना कर दी। बाद में ये भी बोले कि जैसे हालात हैं उन हालातों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर एक दिन उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश के घरेलू मामलों में आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हमारी विदेश नीति का फोकस लोकतंत्र और मानवाधिकार पर है। यूएस के लोग कह रहे हैं। फरवरी 2023 पे आइए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय में काउंसलर डेरेक चॉलेट बांग्लादेश पहुंचे। सरकार और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। बाद में बोले कि दुनिया भर में अमेरिका की साझेदारी मजबूत लोकतांत्रिक देशों से ही रही है। जहां कहीं कमज़ोर लोकतंत्र होता है वहां हमारा सहयोग कम हो जाता है। चॉलेट इनडायरेक्टली सरकार पर ही निशाना साध रहे थे, हसीना सरकार पर। फिर आया अप्रैल 2023 का महीना। शेख हसीना ने संसद में एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने अमेरिका को खूब लताड़ा और बोली कि अमेरिका में लोकतंत्र पर ज्ञान देता है।
विपक्षी पार्टियां और उनके कुछ लोग इशारों पर नाचते हैं। वे किसी भी देश में सरकार गिरा सकते हैं, खासकर मुस्लिम देशों में। जब तक वो इस्लामी देशों को कंट्रोल कर रहे थे वहाँ कुछ नहीं हुआ। वे यहाँ ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिनका लोकतंत्र में थोड़ा भी भरोसा न हो। कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने अपना ईमान बेच दिया है, वो उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। ये शेख हसीना की बात थी। एक बात और हुई, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के कई आरोपियों को कनाडा और अमेरिका में शरण मिली हुई है। ये कनाडा में बहुत शरण मिलती है लोगों को। शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन को लीड किया। अगस्त 1975 में सेना के एक धड़े ने उनकी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। सिर्फ 2 सदस्य बची। हसीना उन्हीं शेख मुजीब की बेटी हैं। वो नरसंहार के वक्त विदेश में थी, वो और उनकी बहन। इसलिए इन दोनों लड़कियों की जान बची। जब वो 1996 में पहली बार सरकार में आई तब दोषियों को सज़ा मिलनी शुरू हुई। तब तक के किसी का बाल बाका नहीं हुआ, मगर सब अदालत तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग भागकर कनाडा और यूएस जैसे देशों में छिपे। हसीना लंबे समय से इन लोगों को लौटाने की मांग कर रही थी, मगर सफलता नहीं मिली। इसे लेकर भी उनकी अमेरिका से तकरार चली रही थी। अप्रैल 2024 के संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि जो लोग हमें भ्रष्टाचार और बाकी चीज़ों पर भाषण दे रहे हैं वही हत्या और करप्शन के दोषियों को शरण भी देते हैं। फिर मई 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया और इसके तहत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को दरकिनार करने वालों के वीज़ा पर रोक लगाने का फैसला किया गया। ये रोक संबंधित लोगों के बच्चों पर भी लागू होने वाली थी और इसके तहत बांग्लादेश के कई नेताओं और अधिकारियों को टारगेट किया गया। इसमें विपक्ष के लोग भी थे, मगर सबसे ज्यादा मार आवामी लीग के लोगों पर पड़ी। 2023 के आखिर में बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हुई। अमेरिका बोला कि हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा नहीं है। फिर 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव कराए गए। इसका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बहिष्कार किया। जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर पहले से बैन लगा हुआ था। जब नतीजे आए तो शेख हसीना की आवामी लीग को एक तरफा जीत मिली और उन्होंने 5वीं दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अमेरिका ने नतीजों का विरोध किया, बोला ना तो चुनाव स्वतंत्र थे और ना ही निष्पक्ष। हालांकि फरवरी 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शेख हसीना को चिट्ठी भेजी, लिखा कि हम साथ काम करने को तैयार हैं। जानकारों ने आकलन लगाया कि अमेरिका रिश्ते सुधारने का संकेत दे रहा है। फिर 14 मई को डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश का दौरा कर लिया। वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। साउथ और सेंट्रल एशिया से जुड़े मसले वो देखते हैं। लू का नाम 2023 से ही चर्चा में था, जब आरोप लगे थे कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने की साजिश रची। अगस्त 2023 के इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लू ने कहा था कि अगर इमरान को हटा दिया गया तो अमेरिका पाकिस्तान की सारी गलतियां माफ़ कर देगा। अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पास हुआ, सरकार गिर गई। आखिरकार इमरान को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा। खैर, मई 2024 में बांग्लादेश के दौरे पर लू थोड़े अलग दिखे। उनका फोकस आर्थिक संबंध मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर रहा। मगर कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद पर बैन लगा दिया। जानकारों ने कहा कि छोटी सज़ा है, इससे रिश्तों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसी महीने शेख हसीना ने एक सनसनीखेज दावा किया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक गोरी चमड़ी वाले देश ने मुझे एक ऑफ़र दिया था। अगर मैंने उस देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की परमिशन दे दी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे जीतने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। लेकिन मैं भी शेख मुजीब की बेटी हूँ, मैं अपने देश का हिस्सा बेचकर सत्ता में नहीं रहना चाहती। हसीना ने यह भी कहा कि वो देश उनकी सरकार को गिराना चाहता है। इस संबोधन के 2 हफ्ते बाद ही कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। 5 जून को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया। जिस कोटा सिस्टम को सरकार ने 2018 में हटा दिया था, उसे बहाल कर दिया गया। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन शुरू हुए। विरोध क्यों हुआ? कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित थीं। 30% सीटें वॉर वेटरन्स के वंशजों के लिए। वॉर वेटरन्स कौन? जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। 100 में से 30 सीटें इनके लिए। महिलाओं और अल्पविकसित क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए 10% सीटें। 5% सीटें मूल निवासियों और 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि इसमें सुधार किया जाए, वॉर वेटरन्स को मिलने वाला रिजर्वेशन हटाया जाए। शुरुआती कुछ हफ्तों तक ये नारेबाजी और रैलियों तक ही सीमित रहा, मगर 14 जुलाई को शेख हसीना ने एक रैली में कहा कि मेरा कोटा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वॉर वेटरन्स को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा।
बांग्लादेश में रजाकार का इस्तेमाल देशद्रोही के संदर्भ में होता रहा है क्योंकि 1971 के युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। इस बयान ने छात्रों का गुस्सा भड़का दिया और उन्होंने एक नया नारा बनाया कि चिये चेलम अधिकार होए गेलम रजाकार, यानी हमने अपना अधिकार मांगा और आपने हमें रजाकार बना दिया। 15 जुलाई को आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग BCL ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़की और फिर फैलती चली गई। इस हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 56% आरक्षण को घटाया 7% कर दिया। 5% वॉर वेटरन्स की फैमिली के लिए, 1% ट्राइबल कम्युनिटी और 1% विकलांगों और थर्ड जेंडर के लिए रखा गया। 22 जुलाई को सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसके बाद हिंसा कम हुई मगर प्रदर्शनकारी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती विरोध जारी रहेगा। 4 अगस्त को छात्र गुटों ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया। दावा था कि सब शांतिपूर्ण होगा मगर बहुत जल्द हिंसा भड़क गई। अकेले 4 अगस्त को 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कई जगहों पर पुलिस वालों और आवामी लीग के नेताओं की भी हत्या हुई। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी हिंसा की। फिर 5 अगस्त को घटनाक्रम तेजी से बदला। छात्रों के प्रदर्शन में कई और गुट शामिल हुए और उन्होंने ढाका मार्च का ऐलान किया। फौज ने कहा कि हम आम जनता के साथ हैं और पुलिस कहीं भी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश नहीं करती दिखी। जब ये साफ हो गया कि शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री आवास में बने रहना मुश्किल होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो तुरंत बांग्लादेश छोड़कर निकल गई। इसके बाद शेख हसीना प्लेन में बैठकर हिंदुस्तान आई। चर्चा थी कि वो कुछ देर भारत में रुकने के बाद लंदन जाएंगी मगर 24 घंटे बाद भी वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही हैं। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई सीनियर अधिकारी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उनके भारत छोड़ने में कुछ रुकावटें आ गई हैं। वो अभी भारत में ही रहेंगे। 6 अगस्त को बांग्लादेश के मामले पर भारत का पहला आधिकारिक बयान भी आया। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हालात पर हमारी नज़र है। बांग्लादेश में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक हैं और सरकार उनके साथ संपर्क में है। भारत भी बांग्लादेश आर्मी के साथ टच में है। गीता मोहन से समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर के बयान को कैसे देखा जाना चाहिए और भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने साफ फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया है कि जो अभी अरेंजमेंट है वो टेम्पररी है, यानी कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शेख हसीना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंड और पार्टनर है भारत की और रह चुकी हैं। पिछले 1.5 डेकेड्स में जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं, बढ़े हैं और जिस तरीके से आतंकवाद का खात्मा हुआ है, देखिए हमारा पूरा फोकस और एनर्जी अब चीन और आतंकवाद की बात करें तो पाकिस्तान पर है। आपको बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। बस इलीगल इमिग्रेशन की बात अगर अलग रखें, टेररिज्म और सिक्योरिटी के मैटर्स में सोचना भी नहीं पड़ता है। उसका पूरा श्रेय जाता है शेख हसीना को। और ऐसे में शेख हसीना का ना होना और यहाँ पे जमात और BNP की सरकार का आना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए परमानेंटली हम शेख हसीना को इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि भारत के लिए ढाका और बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जिस भी सरकार के साथ एंगेज करना चाहोगे वो बोलेंगे लेकिन आपने तो हमारे वांटेड, कहीं ना कहीं वो वांटेड क्रिमिनल हो जाएंगी, ये तो आप तय करके रखें। तो आप हमारे वांटेड पॉलिटिकल लीडर को रखे हुए हैं, तो आपको भारत इस प्रॉब्लम में ही नहीं पड़ना चाहता जहां पे उनको इन सवालों के जवाब देना हो। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की पोजीशन को और विस्तार से समझने के लिए आप आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? तख्ता पलट के बाद फौज ने जिस अंतरिम सरकार के गठन का वादा किया था उसका रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ है जब तक इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। यूनुस ने प्रस्ताव स्वीकार किया, हालांकि उनकी नियुक्ति पर मोहर नहीं लग पाई है। छात्र नेताओं ने साफ कहा है कि सैन्य सरकार को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो क्या चाहते हैं? क्या नई सरकार में प्रदर्शनकारी छात्रों को भागीदारी मिल सकती है? ये सवाल हमने पूछा बांग्लादेश में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नदीम कादरी से। उन्होंने कहा दिया सब कुछ में उनका भागीदार रहेंगे, कैसे सरकार चलेंगे, कौन सरकार में बैठेंगे, सब कुछ में स्टूडेंट का भागीदार रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बोल दिया। बिकॉज इट इज अ कैंपेन ऑफ द स्टूडेंट्स। बांग्लादेश के हिस्ट्री में स्टूडेंट का हिस्ट्री बनाया है। 1952 बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट,
1971 का बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर, इसके बाद 1990 में जनरल एरशाद का बात था। अभी एक न्यू सिचुएशन है। मगर अजीब लग रहा है जो ये सिचुएशन में ऐसे होगा, जो शेख हसीना को देश छोड़ने पड़ेगा, ये हम कभी इमेजिन नहीं किया था। समझ आ रहे थे थिंग्स आर नॉट इन राइट प्रोपोर्शन। उन्होंने भी गलत किया है, उन्होंने भी अंडर एस्टिमेट किया स्टूडेंट पावर। सब मिलकर इट्स व्हाट वुड आई से दैट अभी बांग्लादेश हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उनका हाथ में सब कुछ रहे, दिन हम ठीक रहेंगे। अगर स्टूडेंट्स के अंदर और कोई घुस जाते हैं, then it will be a big problem. बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, अल्पसंख्यकों और आवामी लीग के नेताओं पर हमलों की खबर है। क्या नई सरकार इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी या मुल्क अराजकता की तरफ बढ़ जाएगा? अभी too early to say that, but अभी तक आज इतने ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुआ है, अनर्की नहीं हुआ है। आज जो हुआ था वो कल हुआ। और as you mentioned about the Hindu temples, that is true, and ये हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के साधारण मानुष जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं समझते हैं, वो समझते हैं हम सब भाई भाई हैं। जो भी कर रहे हैं वेस्टेड क्वार्टर ये कर रहे हैं, एक कारण है there is a anti-India sentiment they have been pushing for a long time. हम बोले थे आपको, सरकार का लोग को हम बोले थे you have to address the anti-India sentiment. So secondly है जे elements are घुस रहे हैं to give it a different color. And which is this element? They are the right-wing extremist Islamist groups who will do this. That's what my doubt. I cannot be for sure. But ये मुझे लगता है कि ये हो गया, because कहीं कहीं नाराय तकबीर स्लोगन भी दे गया है, जो बीएनपी भी नहीं देता है, अवामी लीग तो बिल्कुल ही नहीं देता है। वो शुद्ध देते हैं इस्लामिस्ट पार्टीज, स्पेशली जमात इस्लामी। तो हम लगता है ऐसे कुछ हो सकते हैं, बट आई कैनॉट से फॉर श्योर। बट आई थिंक जो सरकार अभी, कोई भी सरकार नहीं है, अभी आर्मी है। आर्मी आज बहुत सिक्योरिटी स्ट्रेंथन किया है अराउंड KPIs एंड अदर प्लेसेस। तो मुझे लगता है 2-3 दिन बाद हम समझेंगे, एनआरकी में जाएंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। नई सरकार में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, अब वो जानिए। अभी एक बात आपको ख्याल रखना होगा, खालिदा जिया बहुत बीमार हैं। ये हॉस्पिटल में जा रहे आ रहे हैं, उनका लिवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। वो सिंबॉलिक लीडर रहेंगे, वो जहाँ था सिंबॉलिक लीडर था। उसका जो बड़े सन है, एल्डर सन तारिक रहमान, वो लंदन में एग्जाइल में है। सो अभी मिर्जा फखरुल, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी BNP, वही सब कुछ देख रहे हैं। एंड वो जेल से जब निकलेंगे, वो हाउस अरेस्ट में है खालिदा जिया, जब निकलेंगे हाउस अरेस्ट में, आजकल के अंदर इस निकल जाएंगे, then but I don't see a very major play on her part. She will be a face which her party people and supporters and activists will be happy to see. अब अमेरिका के एंगल की तरफ लौटते हैं। बांग्लादेश में चीन ने भारी निवेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर चीन का काफ़ी पैसा लगा है। कई जानकारों की राय है कि इससे अमेरिका बहुत खुश नहीं था। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से पूछा कि बांग्लादेश में अमेरिका के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्या शेख हसीना के जाने का फ़ायदा अमेरिका को मिल सकता है। देखिए, पिछले कई वर्षों से अमेरिका बांग्लादेश में अपनी इन्फ्लुएंस, अपने दखल अंदाज बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। उसका एक कारण ये भी था कि शेख हसीना का कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ में या अमेरिका के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई थी। और उसमें कई फैक्टर्स थे। जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट के जो मुखिया की बात चल रही है कि मोहम्मद यूनुस को बनाया जाए, वो उस मुद्दे को लेके भी अमेरिका नाखुश था। दूसरा, अमेरिका बांग्लादेश में जैसे कि शेख हसीना के स्टेटमेंट से आया कि एक देश वहां पे एयर बेस चाहता है,
वो भी एक फैक्टर था। तीसरा कि अमेरिका इस बात से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं था कि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और आर्म्स की जो एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उससे भी अमेरिका कॉन्शियस था। तो चाहता था कि जो बढ़ते हुए चाइनीज प्रभाव को कम किया जाए, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वो जियो स्ट्रेटेजिकली ना केवल भारत के लिए, बाकी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अमेरिका अपनी मौजूदगी बना के म्यांमार, भारत, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, इन सब पे अपना एक प्रभाव रखना चाहता था। मुझे लगता है कि उसमें शेख हसीना कहीं पैसेज दे नहीं रही थी। उस पैसेज नहीं देने में अमेरिका का जो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एजेंडा होता है ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का, उसको बांग्लादेश की सरकार पे चलाने का प्रयास किया। उनके रैब की जो एक एलिट फोर्स है उस पे वीजा सैंक्शंस कर दिया, और ह्यूमन राइट्स के इशू पे बार बार और डेमोक्रेसी के इश्यूज पे भी बांग्लादेश को बार बार सचेत किया। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अमेरिका की हमेशा चलती आई, कोल्ड वॉर के टाइम में भी थी और आज भी है। तो निश्चित रूप से, और कोई भी देश चाहेगा कि अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए। भारत इसके प्रति कॉन्शियस था। भारत भी नहीं चाहता था कि जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भारत के हितों में कुछ आंच लेके आए, और उसमें अमेरिका के साथ भी कुछ कन्वर्जन था। और ये भी भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका बहुत ज्यादा बे ऑफ बंगाल और इस क्षेत्र में दखल अंदाजी करे, और भारत के माध्यम से ही सारे ऑपरेशंस और सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो। बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो कोल्ड वॉर में CIA के प्लेबुक से कुछ मेल खाता है। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल मेल खाता है। उस दौरान अमेरिका ने ईरान, ग्वाटेमाला, चिली समेत कई देशों में प्रोटेस्ट भड़काकर तख्तापलट करवाया था। हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो आनंद कुमार से पूछा कि बांग्लादेश की घटना में CIA के प्लेबुक की झलक दिखाई दे रही है क्या। कई लोग इसको अमेरिका बांग्लादेश संबंधों में उतार चढ़ाव से भी जोड़ रहे हैं। इस तुलना को कैसे देखा जाना चाहिए? कंस्पिरेसी थियरीज तो आती हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि ये एक संशय का कारण है कि जिस तरह से जब जून में ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और जुलाई के मध्य में जो कुछ किलिंग्स हुई जो पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन के दौरान, तो करीब 200 लोग उस समय मारे गए थे। उसके बाद जो कोर्ट का जो है फैसला आया कि ठीक है, मतलब ये जो रिजर्वेशन है उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ और शेख हसीना की सरकार के साथ एक समझौता हो गया कि ठीक है, अब आपकी मांगे जो है वो मान ली गई, अब आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लीजिए। और ये विरोध प्रदर्शन वापस भी हो गया। लेकिन उसके अचानक कुछ दिन के बाद जब ये 4 अगस्त को जो है ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ, वो एक पॉइंट के साथ कि हमें शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए। अब सवाल ये है कि जब सारी मांगे मान ली गई, और भाई प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा होता है कि मतलब इस तरह की कुछ मतलब अनवांटेड घटनाएं हो जाती हैं। तो लेकिन उसके बाद जब एक सरकार के साथ और छात्रों के बीच में जब समझौता हो गया, तो कुछ दिनों के बाद ये जो प्रोटेस्ट है फिर से उभर करके कैसे सामने आया। ये इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप पुनः मतलब सड़कों पे जाइए, पुनः प्रदर्शन कीजिए और शेख हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड कीजिए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई मतलब छात्र संगठन नहीं है, छात्रों को कहीं से भड़काया जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि कौन भड़का रहा है। कुछ दिनों पहले जो है शेख हसीना चाइना भी गई थी, जहाँ पे कि जो दौरा है उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। तो जिस हिसाब से चाइना ने उनको ट्रीट किया और जिस हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, जैसे उनकी $5 बिलियन की एक्सपेक्टेशन थी और सिर्फ उनको $100 मिलियन दिया, तो चाइना जैसा एक देश जो है वो बांग्लादेश जैसे एक इम्पोर्टेंट कंट्री के साथ अपना जो संबंध है उसको ऐसे ही नहीं तोड़ेगा। बांग्लादेश में जो भी लोग सत्ता में आने वाले हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंधों के पक्षकार
नहीं है। ट्रेडिशनली उनके विचार अलग रहे हैं। वही लोग इंडिया आउट कैंपेन भी चला चुके हैं। वो शेख हसीना को भारत का पिट्ठू बताते हैं, जैसे जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। अगर ये सत्ता में आए तो बांग्लादेश का झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, जहां तक पिट्ठू बताने का सवाल है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। शेख हसीना एक नेशनलिस्ट बांग्लादेशी हैं। वो अपने देश के हित में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करती हैं, जो कि अमेरिका, चीन जैसी ताकतों को पसंद नहीं आते हैं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनसे पैसे लें और उनके अनुरूप कार्य करें। तो निश्चित रूप से उनको, अगर कोई आदमी अपना ऑटोनॉमी रखता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, तो वो उनको पसंद नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग उनको पिट्ठू बता रहे हैं, वो स्वयं चाइना और क्या कहते हैं अमेरिका के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो बल्कि उनको पिट्ठू कहना ज्यादा उचित होगा। और ये तो रही पिट्ठू होने की बात। और जहां तक अब उनके अप्रोच की बात है, अब देखिए, अभी जो है एक इंटरिम सरकार का गठन हुआ है। इंटरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस जो है उसके जो चीफ एडवाइजर होकर के आए हैं। अब जो मोहम्मद यूनुस को अमेरिका और वेस्ट का काफी करीबी माना जाता है, तो इससे पुनः जो आपका पहला सवाल था कि भाई क्या इसमें अमेरिका शामिल है, तो इससे एक हल्की झलक आदमी को दिखाई देती है कि भाई इस सारे जो प्रकरण का बेनिफिशियरी कौन हो रहा है। इस सारे प्रकरण का बेनिफिशियरी मोहम्मद यूनुस हो रहे हैं, जो कि अमेरिका और वेस्ट से इनके काफी नजदीकी संबंध है। लेकिन इसको स्टिल हम कंफर्म कैसे करेंगे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का भविष्य अनिश्चित दिखता है। बहुत सारे धड़े हैं जिन्हें सत्ता चाहिए। चीन और अमेरिका हैं जो अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले धड़े हैं जिन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार की कल्पना की है कई बार। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बांग्लादेश में अपने हितों को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, भारत के लिए बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा कि भारत ऐसे एक बांग्लादेश को फेस करेगा जो रेडिकल इस्लाम के इन्फ्लुएंस के अंडर गवर्नमेंट चला रहा हो। जब BNP और बेगम खालिदा ज़िया की सरकार थी, काफ़ी एंटी इंडिया थी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते थे। उनके बेटे जो तारिक ज़िया लंदन में बैठे हैं, उनके अभी भी काफ़ी करीबी रिश्ते हैं पाकिस्तानी ISI के साथ। तो पाकिस्तान काफ़ी खुश है मौजूदा हाल को अगर देखें तो। चीन बहुत खुश है क्योंकि यहाँ पर उनको इन्फ्लुएंस मिलता है और चीन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंटरनली रेडिकल इस्लाम है या मॉडरेट इस्लाम है या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जब तक उनको जो चाहिए वो मिल रहा हो। और चीन को यहाँ पर काफ़ी जगह मिला, लेकिन इंटरेस्टिंगली बहुत लोग कहते हैं कि आर्मी और खालिदा ज़िया की वजह से चीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है। शेख हसीना ने भी चीन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था, जिस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्ट क्रिटिसाइज़ करने लगा शेख हसीना के हर गलती को, क्योंकि उनको लगता था कि शेख हसीना ऑटोक्रेटिक हो रही हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शेख हसीना के जाने से भारत को कितना नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश से जुड़े अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। बने रहिए आप भी दी ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।